हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय मिट्टी यानी भारतीय मृदा से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। सो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मिट्टी के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में हम लोग पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के प्रमुख 8 वर्ग बताए गए हैं। मिट्टी में सड़े गले पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से बने कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? मिट्टी में सड़े गले पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से बने कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ह्यूमस। आकार के आधार पर मिट्टी का कौन सा कण सबसे छोटा होता है? आकार के आधार पर मिट्टी का सबसे छोटा कण मृत्तिका का होता है यानी क्ले का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्ले। किस प्रकार के मिट्टी के कणों में जल सोखने यानी जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मृत्तिका यानी क्ले। क्ले में जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपना फीडबैक देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोमट या कछारी मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 40% पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 40% पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत के तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता यानी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटास। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की प्रचुरता अधिक जलोढ़ मिट्टी में पोटास की प्रचुरता होती है यानी पोटास अधिक रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः किन तत्वों की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। भारतीय मिट्टियों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान, चावल। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से धान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खादर। नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांगर। बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारा जाता है और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर नाम से पुकारते हैं। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर नाम से जानते हैं
और जो नई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, उसको हम लोग खादर नाम से जानते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। इनमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर देंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन और करने वाले हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए पूरा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। खादर मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक क्यों होती है? खादर मिट्टी यानी नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीका, चिकने कणों के कारण, चिकने कणों की अधिकता के कारण इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका यानी क्ले की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दोमन मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कणों और चीका यानी क्ले की मात्रा बराबर हो जाती है, लगभग बराबर होती है, तो उसे हम लोग दोमन मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के फूटने से होता है? तो बेसाल्ट नामक चट्टानें ऐसी होती हैं जिनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टानें। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को अन्य किस अंतरराष्ट्रीय नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य अंतरराष्ट्रीय नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसका नाम है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ यानी रेगुर। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ रेगुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। काली मिट्टी को हम लोग जिस अंतरराष्ट्रीय नाम से जानते हैं उसका नाम है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ यानी रेगुर। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? यानी खुद से जुताई हो जाए ऐसी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में काली मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। आगे बढ़ते हैं। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण किन सेलों के टूटने से हुआ है? लाल और पीली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से कायांतरित यानी रूपांतरित और आग्नेय सेलों के टूटने से हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कायांतरित, रूपांतरित और आग्नेय सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लाल मिट्टी में किन तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा और सिलिका। लाल मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोहा और सिलिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्य रूप से फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं उनके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहे के ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी जब जल को सोख लेती है यानी जल योजित जो अवस्था होती है तब वह किस रंग की दिखाई देती है? लाल मिट्टी जब जल को सोखती है तब वह पीली रंग की दिखाई देती है, जैसा आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। जब जल को सोखेगी तो वह पीली रंग की हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल मिट्टी भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी मुख्य रूप से बाजरा और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाजरा और मोटे अनाज। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी को हम लोग मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मखमली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसका मुख्य रूप से निर्माण होता है निछालन प्रक्रिया द्वारा, जिसे लीचिंग भी कहते हैं। निछालन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निछालन यानी लीचिंग। लेटेराइट मिट्टी किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में विकसित होती है? लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन सी मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो गीली होने पर तो दही की तरह लिपलिपी लगेगी, बट सूखने के बाद यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है, तो राइट आंसर लेटेराइट मिट्टी होगा, ऑप्शन सी। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य या तट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल यानी मालाबार तट पे इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केरल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी होगा। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय सैलाइन मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लवणीय मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किन नामों से जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर और कल्ला नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे एरिड सॉइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी यानी एरिड सॉइल भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? एरिड सॉइल भारत के पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के नीचे पाई जाने वाली मिट्टी में किसकी कमी होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के नीचे पाई जाने वाली मिट्टी में सबसे अधिक फास्फोरस और चूने की कमी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक मिट्टी यानी ऑर्गेनिक सॉइल या दलदली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिटमाय सॉइल यानी पीट सॉइल। जैविक मिट्टी जो होती है और जो दलदली मिट्टी होती है उसको पीटमय मृदा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीट सॉइल। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी विशेषकर नागालैंड का जो एरिया है के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली अस्थायी खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों, अस्थायी खेती मुख्य रूप से झूम खेती से रिलेट करती है, तो उसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। यह खेती एक जगह पर्टिकुलर नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, झूम खेती। आगे बढ़ते हैं। सामान्य उपजाऊ भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? सामान्य उपजाऊ भूमि का पीएच मान मुख्यतः 6 से 7 होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 6 से 7। यदि मिट्टी का पीएच मान 7.2 से अधिक हो तो मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है? यदि मिट्टी का पीएच मान 7.2 से अधिक हो तो मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्षारीय। मिट्टी की अम्लीयता यानी एसिडिसिटी को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूने को मिलाया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा
चूना यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए स्पेशली जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का वह कौन सा प्रकार है जो समतल भूमि पर होता है और जिसे मृदा की मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि यह आसानी से दिखाई नहीं देता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी परत अपरदन। परत अपरदन यानी सीट इरोजन। सीट इरोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल घाटी क्षेत्र यानी मुरैना जिला में गहरे गड्ढों का निर्माण किस प्रकार के अपरदन के कारण हुआ है? मध्य प्रदेश के चंबल घाटी क्षेत्र में जो गहरे गड्ढे हैं उसका निर्माण मुख्य रूप से अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अवनालिका अपरदन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्लास कैसी लगी है उसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। कितने प्रश्न आपके सही रहे उसका भी आप फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। कौन सी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलहनी फसलें, चना, मूंग और सोयाबीन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दलहनी फसलें जो होती हैं यानी चना, मूंग, सोयाबीन टाइप की जो फसलें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो करता क्या है, वह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र जो नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। अब उससे क्या होता है, उससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और अगली जो आने वाली फसलें होती हैं उनके लिए पोषण मिल जाता है। तो यह मुख्य रूप से भूमिका इस प्रकार निभाते हैं। इस कारणवश हम लोग इसमें जो राइट आंसर होगा वह दलहनी फसलें करेंगे, क्योंकि मुख्य भूमिका दलहनी फसलें ही निभाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मृदा से रिलेटेड, भारतीय मृदा से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन कितने आपके सही हुए हैं उसका फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।